सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नर्नेस्ट हीट थ्योरम. ठीक है, नर्नेस्ट हीट थ्योरम बेसिकली क्या है कि विद द चेंज इन टेम्परेचर, कि लाइक जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, तो विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो इंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया था नर्नेस्ट ने. ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन की जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं नर्नेस्ट हीट थ्योरम. ठीक है, नर्नेस्ट हीट एक्सप्रेशन बनता है. ठीक है, और इस पूरी थ्योरम को हम नर्नेस्ट हीट थ्योरम बोलेंगे. अभी रिसेंटली आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की है. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट. डेल्टा जी क्या फ्री एनर्जी, एच क्या एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा जी इज चेंज इन फ्री एनर्जी एंड दिस इज टेम्परेचर. ठीक है, अब इस इक्वेशन से आप लोगों को क्या पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो होगा, वैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़ीरो हो गया. ठीक है, हम टेम्परेचर ज़ीरो की कंडीशन लेते हैं. अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो हो गया. उस केस में जो इंथैल्पी है दैट विल बी इक्वल्स टू फ्री एनर्जी. ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, मतलब वो डिक्रीज़ करेगा, तो वैसे वैसे जो है डेल्टा जी एंड डेल्टा एच एक दूसरे को अप्रोच करेंगे. ठीक है, हम इस ग्राफ को, इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वी कैन, अगर हम लोग प्लॉट करें डेल्टा जी डेल्टा एच को टेम्परेचर के साथ, तो ये देखो, ये टेम्परेचर, यहाँ पे क्या टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की एक्सेस है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो है. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है. ठीक है, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू जिसके ऊपर डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों की डिफरेंट वैल्यू होगी. ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा एच से, तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस. ठीक है, जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो. ठीक है, तो ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या होएगा, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच देखो सेम पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली. ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि मतलब जैसे टेम्परेचर ज़ीरो होएगा तो डेल्टा जी जो है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और डेल्टा एच इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. राइट, अब हमें पता है कि डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस एंट्रोपी के इक्वल होता है. ठीक है, और जो इंथैल्पी है विद द चेंज इन टेम्परेचर वो किसके इक्वल होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो मतलब इवेंचुअली हम यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डेल्टा जी ज़ीरो हो रहा है, तो मतलब एंट्रोपी भी क्या हो रही है, ज़ीरो हो सकती है. अगर हम बोल रहे हैं कि इंथैल्पी ज़ीरो है, तो इवेंचुअली जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो भी टेम्परेचर ज़ीरो के ऊपर क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है. ठीक है, सो दिस इज नर्नेस्ट हीट थ्योरम, जिससे आप लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या एक्सप्लेन कर दिया कि जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब जो है वो इंट्रॉपी भी ज़ीरो हो जाएगी और हीट कैपेसिटीज़ भी ज़ीरो हो जाएंगी. ठीक है, अब देखो इंट्रॉपी ज़ीरो मतलब रेंडमनेस ज़ीरो, मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई भी मोशन नहीं होगी, वो रेंडमली मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर वो रेंडमली मूव नहीं कर पाएंगे, ऐसा किस केस में हो सकता है, ऐसा सिर्फ सॉलिड्स के केस में हो सकता है. लिक्विड के केस में कभी भी रैंडमनेस पार्टिकल्स की ज़ीरो नहीं हो सकती, ना ही गैसेस के फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, तो मतलब कि जो आपकी नर्नेस्ट हीट थ्योरम है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सॉलिड्स. ठीक है, ये लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. ओके, नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, कुछ नहीं है, जो हमने जस्ट अभी नर्नेस्ट में पढ़ा वही थर्ड लॉ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट हीट थ्योरम जो है वो सीपी की वैल्यू एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ज़ीरो है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो डेल्टा सीपी मतलब क्या है कि सीपी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो मतलब अगर उन दोनों जो चेंज जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि सीपी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ प्रोडक्ट ना. अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा. तो मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर जो हीट कैपेसिटी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की दैट वुड बी सेम, एंड एंट्रोपी जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो भी क्या होगी, सेम. इसीलिए जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की सेम होगी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो जीरो. ठीक है, इसी तरह से इसका भी जीरो. मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि सारे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी. ठीक है,
तो मतलब और इसको अनदर डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, उसकी पॉजिटिव एंट्रोपी है लेकिन एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी एंट्रोपी ज़ीरो हो सकती है एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर। ओके, ऑलराइट, so this is third law of thermodynamics. Now here comes to its importance, ठीक है, मतलब हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट इंट्रॉपीज़ को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है थर्ड लॉ की वो क्या है कि आप लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ को, एलिमेंट की हो चाहे किसी भी केमिकल कंपाउंड की हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एंट्रोपी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डी एस, एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से आपने डी क्यू की वैल्यू निकाली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी डी टी, ठीक है। और ये वाली डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब अगर आपको एंट्रोपी चेंज देखना है किसी भी सब्सटेंस का उसकी टेम्परेचर रेंज के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, उसकी इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करी लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। इधर फंक्शन आपका एंट्रोपी है तो एस एंट्रोपी एस नॉट टू एस जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका फंक्शन टेम्परेचर है तो यहाँ पे टी नॉट टू टी हमने अज्यूम कर लिया कि जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है। ओके, देखो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज एस और एस टी, ठीक है, लोअर लिमिट इज एस नॉट, तो एस टी माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू 1/t, ये वहाँ पे 1/t है ना, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t, ठीक है। तो log t जो है यहाँ पे देखो log t आ गई। अब देखो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर तो ऑलरेडी ज़ीरो, ठीक है, तो एस नॉट तो हमारा ज़ीरो हो गया, तो मतलब यहाँ पे बचा सिर्फ एस टी बचा, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल लॉग आ गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज़ टी टेम्परेचर के ऊपर, तो आप लोग क्या करोगे, हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को फाइंड आउट करोगे। ओके, अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या करेंगे, सीपी और टेम्परेचर का एक प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है कुछ ऐसी कर्व आती है इसकी, ठीक है, ऐसी कर्व आती है। आपने क्या करना है, कर्व के अंदर वाला सारा एरिया जो है उसको फाइंड आउट कर लेना, तो आपके पास आ जाएगी सीपी की हीट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर दूँ, अब यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो डिस्कनेक्टेड क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या राइज होता है, प्रॉब्लम जो हीट कैपेसिटी होती है ना एट वेरी लो टेम्परेचर, देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो, ठीक है, 0 1 2 20, मतलब 0 to 20 तक टेम्परेचर होगा। तो इतने कम टेम्परेचर के ऊपर इट विल बी नॉट ईजी टू फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी फाइंड आउट नहीं होती। इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, बी टू सी तो आप लोग हीट कैपेसिटी ईजिली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी सपोज करो ए के ऊपर टेम्परेचर 0 है, ठीक है, बी के ऊपर टेम्परेचर T1 है, ठीक है, या फिर हाँ T1 ले लो, ठीक है, और सी पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर T है, तो T1 टू T तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो हीट कैपेसिटी कितनी है, लेकिन 0 to T1 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम डी बाई इक्वेशन लगाते हैं। डी बाई इक्वेशन क्या होती है कि हीट कैपेसिटी एट वेरी लो टेम्परेचर्स किसके इक्वल आता है, ए टी रेज टू पावर 3, ठीक है। यहाँ पे आपका ए क्या होता है, एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो हमारी थी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट अप कर लिया, ये थी आपकी 0 to T, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट अप कर लिया क्योंकि T1 के ऊपर ब्रेक आ रही है, पहले 0 to T1 जा रहा है, फिर T1 to T जा रहा है, ठीक है, 0 to T1 देन T1 to T। ओके, अब देखो हमने 0 to T1 के लिए डी बाई इक्वेशन लगा ली, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी रेज टू पावर 3, ठीक है, देखना ए रेज टू पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देना। अब यहाँ पे ए रेज टू पावर 3 फॉर एग्जांपल, अब हम इस लिमिट को पहले सॉल्व करेंगे, उसने इसको उठाया, ठीक है, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, ए रेज टू पावर 3, नीचे टी ऐसे आ गया, एक टी के साथ एक टी कैंसिल आउट, ये बचा ए टी स्क्वायर।
अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी की इंटीग्रेशन, ए तो कांस्टेंट है वो ऐसे रहेगा, टी की इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है। मतलब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, टी टू है ना, टू प्लस वन थ्री, ए टी वन थ्री रेज टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, ओके, ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। तो मतलब आप इसकी जगह पे टोटल पुट कर दोगे ए टी वन थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, देखो ऐसे किया, ये सेकेंड वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। अब हमें पता है हीट कैपेसिटी डी बाई के अकॉर्डिंग, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, ए टी रेज टू पावर थ्री, ओके। तो अब देखो ए टी रेज टू पावर थ्री, इसको हम सी पी पुट कर दें, ठीक है। तो मतलब ये क्या आ जाएगी, वन बाई थ्री ऐसा आ गया, और इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, सी पी एट टी वन के ऊपर, सेकेंड टर्म ऐसा आ गई। तो मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर एट एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर्स जो इंट्रॉपी है वो क्या है, वन बाई थर्ड ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। कि हीट कैपेसिटी का थर्ड जो पार्ट है दैट विल बी your entropy at very low temperatures. नाउ अब ये जो आपकी इंट्रॉपी आ रही है ना, ये देखो ये सिर्फ आ रही है सॉलिड के केसेस में जिनमें कोई भी पॉलीमॉर्फिक चेंज नहीं हो रहा। पॉलीमॉर्फिक चेंज क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। अगर कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज, फॉर एग्जांपल सॉलिड टू एनी अनदर फॉर्म, ठीक है, चेंज हो रही है, तो उस केस में आपको ट्रांजिशन वाली एंट्रोपी कंसिडर करनी पड़ेगी, एंथैल्पी कंसिडर करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, ये तो हो गया सॉलिड्स के लिए। अब आ जाओ लिक्विड एंड गैसेस के लिए। अब हमने क्या बोला था कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस के लिए नहीं। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है इसकी लिक्विड एंड गैसेस की, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी आप किसी भी सब्सटेंस की किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कैसे निकालोगे, आपको सभी एंट्रोपी चेंजेस को प्लस करना पड़ेगा। लाइक हर एक स्टेज की, फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड्स की एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। तो अब क्रिस्टलाइन जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी ज़ीरो, तो वो सॉलिड्स में होती है। तो मतलब अगर लिक्विड की निकालनी है तो आपको जो सॉलिड टू लिक्विड जाते जाते एंट्रोपी आई है उसको भी बीच में प्लस करना पड़ेगा। अगर गैसेस की निकालनी है तो सॉलिड्स टू लिक्विड वाली पहले प्लस करोगे, फिर लिक्विड्स टू गैसेस वाली प्लस करोगे। मतलब यू हैव टू ऐड द एंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज विच यू हैव टू बी, मतलब उसमें से आपको जाना निकलना पड़ रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड स्टेट में पहुंचना है तो सॉलिड के थ्रू ही जाओगे, तो सॉलिड की एंट्रोपी भी उसमें क्या होगी, एडअप होगी, ओके। फॉर एग्जांपल अगर जो है सॉलिड फ्यूज़ हो रहा है तो उसमें आपको ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऐड करना पड़ेगा। अगर वो हीट कर रहा है, ठीक है, लिक्विड्स टू वेपर्स, तो बॉयल कर रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वेपराइजेशन हो रही है तो वेपराइजेशन का करना पड़ेगा। मतलब टोटल हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का हमने किया, ठीक है। दिस इज़ द सॉलिड स्टेट, दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज़ गैसियस स्टेट। अब ये तो है आपका वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, इस पर तो डी बाय अप्रॉक्सीमेशन ही लगनी है, ए टी रेज टू पावर थ्री, ओके। उसके बाद अगर आप लोग आते हो, फ्यूज़न होती है सॉलिड सब्सटेंस की, ठीक है, फ्यूज़ करके ही वो लिक्विड में जाएगा ना, तो फ्यूज़न होगी, तो मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न यू हैव टू ऐड, ठीक है, अगर आप लिक्विड्स की एंट्रोपी निकाल रहे हो। अब लिक्विड में सपोज लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड टू गैस जाने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड, अगर आप गैसेस में जा रहे हो तो वेपराइजेशन एंड फ्यूजन दोनों ऐड करनी पड़ेगी प्लस डी बाय अप्रॉक्सीमेशन। सो इस टेबल में आप लोगों को गिवन है कि आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन से एक्सप्रेशंस लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो 0 to 10 डिग्री केल्विन, मतलब बहुत लो टेम्परेचर, उसमें तो डी बाई जो डी बाई का एक्सप्रेशन है वही लगेगा, ठीक है, इसकी जो है एक्सट्रापोलेशन वही लगेगी। उसके बाद अगर 10 to 35 आ रहा है तो ग्राफिकल इंटीग्रेशन करोगे, 35 के ऊपर बेसिकली फेज ट्रांजिशन करना पड़ेगा, 35 to 63 अगेन ग्राफिकल इंटीग्रेशन। सो दीज आर द टेम्परेचर्स के ऊपर आप लोग कैसे जो है किस कैलकुलेशन को इन्वॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट हेयर इज़ द टेस्ट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जो इसमें पहला टेस्ट आता है दैट इज़ बाय द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी, दिस माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आर नेचुरल लॉग ऑफ के, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आपको डेल्टा जी पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा जी कैसे निकालना है, इस एक्सप्रेशन से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी हमने किया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे आप लोग क्या निकालते हो,
एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाली। डेल्टा एच क्या है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एंथैल्पी की पुट कर दो, डेल्टा जी निकल आएगा। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, के निकल आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इट इज़ फाउंड कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो के लिए, ठीक है, और जो आपने ऑब्जर्व किए वो दोनों वैल्यूज़ मतलब ऑलमोस्ट, मतलब जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता होता है, ठीक है, और जो आपने निकाला और जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू वो दोनों ऑलमोस्ट सेम आती है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ आ जाता है, आपका फर्स्ट टेस्ट आ जाता है कि आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड जो है, बाय कंपेयरिंग विद द एंट्रोपीज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेटिस्टिकल, ठीक है, तो इंट्रॉपीज़ जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आती हैं वही इंट्रॉपीज़ जो है वो कैलकुलेटेड होती हैं, तो मतलब दोनों सेम आती है। ओके, थर्ड, बाय प्रूविंग दैट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव इक्वल इंट्रॉपीज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल हम सल्फर की ले लेते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक, एंड ऑर्थोरॉम्बिक को हम अल्फ़ा बोल देते हैं, मोनोक्लिनिक को हम बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो जो है अगर आपने सपोज इसका ट्रांजिशन निकाला एंट्रोपी का, ठीक है, दोनों को माइनस करा, दोनों को माइनस करने कैसे निकालते हो आप लोग? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर 369 है, दोनों को डिवाइड करा तो you'll गेट दिस वैल्यू -1.09, ठीक है। सेकेंड वे आउट इसका क्या है कि इंडिविजुअल एंट्रोपीज़ अगर हम निकालें, ठीक है, इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे? ऑर्थोरॉम्बिक का एंथैल्पी प्लस कर दो, ठीक है, एंथैल्पी इसकी कितनी होती है? 37, और ऑर्थोरॉम्बिक की +38 होती है। अगर हमने टोटल निकालना, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। तो देखो दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। -1 अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे वो भी -1.09 है, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो तभी आप लोग को डिफरेंस पता चलेगा ना कि डिफरेंस कितना आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1.09, तो दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों सेम है। एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर एंट्रोपीज भी होती हैं, वो क्या होती है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स की ज़ीरो। नेक्स्ट है इज़ रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। अभी अभी हमने बोला कि जो एंट्रोपी की वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटल होती हैं, जो कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालते हैं, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू के बहुत क्लोज होती है, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम आती है। लेकिन ये काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या आता है कि एंट्रोपी में थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। थोड़ी वेरिएशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की, ठीक है, N2O की, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू आती है दैट इज़ 193.4, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू 197.7 होती है। इसकी बात करें तो इसकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 215.2 आती है, लेकिन एक्चुअल इसकी 219.9 होती है। मतलब कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है। अब वो कम क्यों आती है? देखो, ये कम आती हैं क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर, लाइक हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सब्सटेंसेस इतने परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब उन सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स जो हैं वो इतने परफेक्ट नहीं होते, तो थोड़ी सी डिसऑर्डरनेस आ जाती है, ठीक है। तो मतलब एंट्रोपी जो पर्टिकुलर एक ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टल की एंट्रोपी होएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी बेसिकली होती क्यों है, ठीक है, ये आती क्यों है? अब देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हम सॉलिड्स में बात करें तो वो क्रिस्टलाइन पैकेज में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बहुत बात करते हैं ए बी मॉलिक्यूल की, जिसमें एक ए एटम है, एक बी एटम है। क्योंकि दोनों एटम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो अगर उनकी ओरिएंटेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाता है तो उससे इतना पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिविजुअली उसकी एंट्रोपी जो है वो इफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी ओरिएंटेशन की बात करें, ए बी ओरिएंटेशन भी हो सकती है, या फिर ए बी बी हो सकती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो ओवरऑल इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो एंट्रोपी में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली थोड़ी सी ओरिएंटेशन में डिसऑर्डरनेस आने के कारण, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर उनके डायपोल मोमेंट्स में इतना फ़र्क नहीं आता, इसीलिए उनकी ओरिएंटेशंस जो आपस में बदल जाती हैं। कई बार ओरिएंटेशंस में बदलाव के कारण जो है वो रेजिडुअल एंट्रोपी का ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिनेट हो जाती है।
कैलकुलेट कैसे करना है इसको, बोल्ट्जमैन एक फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करना है। इसमें एस के एंट्रोपी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड डब्ल्यू इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, जैसे कि इसमें दो ओरिएंटेशंस हैं, या तो वो ए बी हो सकती है ओरिएंटेशन या बी ए हो सकती है, ठीक है। बेसिकली हमने कैसे निकालना है कि अगर सपोज तो आप लोग के पास है ठीक है, अगर तो आपके पास आ रहे टू ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल हम कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालें, कार्बन मोनोऑक्साइड में या तो ओरिएंटेशन सी हो सकती है या फिर ओ सी हो सकती है, दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आएगी 2⁻n, ठीक है। 2⁻n मतलब फॉर्मूला पुट करो इसकी वैल्यू यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू के नेचुरल लॉग डब्ल्यू की जगह पे 2⁻n, एन क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एम रेस्ट पर एन का फॉर्मूला होता है एन एम एन, ठीक है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब के एन को अगर हम 1 मोल ऑफ सैंपल दे रहे हैं तो के एन किसकी इक्वल आ जाएगा, गैस कांस्टेंट, दैट इज आर की इक्वल। तो ये बन जाएगा आर नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.301310, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो दिस इज़ योर रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करो, इसमें ओरिएंटेशन देखोगे तो इसमें 4 ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है। FClO3, O3 FCl, ठीक है, ClFO3, या फिर हो सकता है आपका ClO3 है, ठीक है। ये पॉसिबल है 4 ओरिएंटेशंस। 4 ओरिएंटेशंस मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी डब्ल्यू की, 4⁻n, ठीक है। तो n आगे चला गया, वो क्या हो गया, n और k क्या हो गए, r गैस कांस्टेंट, ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ 4, नेचुरल लॉग ऑफ 4 की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द residual entropy for this. So this ends your thermodynamics.